अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम भाइयों, बुज़ुर्गों, दोस्तों, आप देख रहे होंगे वीडियो काफ़ी डिस्टेंस के साथ में चैनल पे अपलोड हो रहे हैं नए वीडियो। बाकी तो मेरा जो पूरा यूएई का सफ़रनामा है वो इंशाअल्लाह जो मैंने वीडियो वहाँ पे शूट किए हैं वो वक्तन फ़वक्तन चैनल पे आते रहेंगे। असल में गुजरात से मेरा यूएई का सफ़र हुआ। तबीयत मेरी अभी भी जो है ना पूरी तरह से मेरे तबीयत में अभी भी बशाशत नहीं पैदा हुई है। बुखार और वो जो कमज़ोरी है उसके असरात अभी भी है, क्योंकि मैं यूएई से आगे रशिया जाने वाला था। मुझे रशिया की दावत थी, मेरा वहाँ का टिकट था, मेरा वहाँ का वीज़ा था, मेरी सारी प्रोसेसिंग कंप्लीट हो चुकी थी, लेकिन मैं यूएई से वापस आ गया। उसका सिर्फ यही रीज़न है कि मेरी तबीयत जो है वो साथ नहीं दे रही थी, वरना अभी जो रशिया के वॉर के हालात है उससे हमको कुछ लेना देना नहीं है। हम लोगों का टिकट वगैरह पहले से बना हुआ था, लेकिन ऐसे हालात की वजह से देखो मुझे जो है दरमियान में ही मेरा सफ़र जो है वो मौकूफ़ करके वापस इंडिया आना पड़ा। और आज का मेरा टॉपिक भी रशिया ही है, और रशिया के हालात जो है ना मैं काफ़ी कोशिश करूँगा मुख्तसर में आपको तफसील के साथ में बताऊँ, यानी मुख्तसर भी हो लेकिन कोई चीज़ उसमें छूटना भी नहीं चाहिए। और ये इतना आप लोगों के लिए सबक आमोज़ वीडियो रहेगा इंशाअल्लाह। अगर आप इसको गौर से, ध्यान से, तवज्जो के साथ में देखोगे तो आपको पता चलेगा कि आज पूरी दुनिया के अंदर मुसलमानों को बदनाम किया जाता है कि मुसलमान जालिम है, मुसलमान जाबिर है, मुसलमान ऐसे है, मुसलमान वैसे है। और ऐसे ही डोनाल्ड ट्रंप जब भी अपनी कोई स्पीच देते थे वो इस्लामिक रेडिकल, इस्लामिक टेररिज्म की बात किया करते थे। लेकिन असल टेररिस्ट कौन है? असल कौन लोग जालिम हैं जिन्होंने इंसानियत के ऊपर कैसे कैसे जुल्म किए? ये आज का पूरा वीडियो जब आप देखोगे तो आप अपने मुसलमान होने पर 2 रकात शुक्राना नमाज़ पढ़ोगे। आप इस बात पे अल्लाह ताला का शुक्र अदा करोगे कि उसने आपको नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसे नबी अता फरमाए, कुरान करीम जैसी किताब अल्लाह ने आपको दी। शुक्र करोगे आप इस बात के ऊपर। तो हम शुरुआत करते हैं कि रशिया ऐसी हरकतें क्यों करता है। जैसे रशिया जो है ना 1991 15 मुल्क रशिया से अलग हुए थे, वो सोवियत यूनियन कहलाता था। सोवियत यूनियन बनी कैसे, वो टूटी कैसे। इसी तरह से आज भी, आज की तारीख़ में रशिया जो इतना बड़ा मुल्क है उसके अंदर 12 स्टेट्स, 12 प्रोविंस ऐसे है जहाँ पे उनकी ख़ुद की हुकूमत चलती है। वह है रशिया के अंदर, लेकिन वहाँ पे वो अपनी हुकूमत चलाते हैं। उनका अपना वज़ीर आज़म होता है, उनका अपना प्रेसिडेंट होता है, पूरा सिस्टम उनका अपना होता है। आज हम उसके बारे में भी आपको बताएंगे। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि भाई रशिया जो है, और एक ज़माने में दुनिया की सुपर पावर ताकत होने के बावजूद, यानी अमेरिका कुछ भी नहीं था, इतनी बड़ी ताकत जो है वो रशिया की ताकत हुआ करती थी। उस ज़माने में जर्मनी, रशिया यही दुनिया के सुपर पावर मुल्कों में शुमार होते थे। लेकिन जर्मनी ख़त्म हो गया, रशिया का भी जो सुपर पावर का दर्जा था वो पूरी तरह से ख़त्म हो गया। आज रशिया जो है ना वो हमारे इंडिया के लेवल में है, यानी उसकी जो करेंसी है, आप अभी देखो जाके गूगल पे आप देखो, जो रशियन रूबल है और इंडियन रुपीज़ है, दोनों आपको सेम मिलेंगे। 1 रूबल 1 रुपये में मिलता है। जबकि डॉलर के कंपैरिजन में देखोगे तो एक ज़माना वो था जब हमको आज़ादी मिल रही थी, उस वक्त 1 रुपये के 4 डॉलर आते थे, यानी हम डॉलर से आगे थे उस ज़माने के अंदर। और उस ज़माने में 1 रूबल में जो है, यानी कई डॉलर में 1 रूबल आता था। रूबल इतना ताकतवर होता था। तो हम जो है, हम डॉलर के कंपैरिजन में पहले और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और मजबूत थे। लेकिन आज की तारीख़ ये है कि अमेरिकन जो करेंसी है वो हम देख सकते हैं 75 रुपये का 1 डॉलर आता है, जबकि रूबल बजाय ऊपर जाने के इतना नीचे है, हमारे बराबरी में है। वो 1 पैसे का भी फ़र्क नहीं है उसके और इंडियन रुपीज़ के दरमियान में। और उसकी इकोनॉमी भी, यानी आप गौर करेंगे तो पहले तो पूरा रशिया इतना बड़ा मुल्क है, उनकी आबादी मुश्किल से हमारे उत्तर प्रदेश से भी छोटी होंगी। इसी तरह से वहाँ की जो इकोनॉमी है, यानी जो टोटल वहाँ की इकोनॉमी है, हमारे महाराष्ट्र से भी कम है, जो वहाँ का बजट होता है सालाना। तो
ये तमाम बातें जो है काबिल गौर है कि रशिया एक ज़माने का दुनिया का सुपर पावर मुल्क, जो अमेरिका ब्रिटेन की कोई हैसियत नहीं थी उस ज़माने में, जर्मनी रशिया का तूती बोलता था, आज रशिया का हाल ऐसा क्यों हुआ। चलिए, तो इसमें आपको बहुत सारी इबरतें मिलेंगी। सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं 20वीं सदी की शुरुआत से। 20वीं सदी किसे कहते हैं पहले इसको भी समझो। जहाँ पे 1900 ये मुकम्मल हो गया तो इसका मतलब ये है कि अब यहाँ से जो है 20वीं सदी शुरू हो गई। 1 जनवरी 1900 यहाँ से अब 20वीं सदी इसे कहते हैं। तो 20वीं सदी जब शुरू हुई थी उस वक्त में रशिया के अंदर बादशाही हुकूमत चलती थी, उसे ज़ार कहते थे। रशिया का जो बादशाह होता है उसको ज़ार कहते थे। और जो ज़ार की हुकूमत थी उस वक्त में रशिया के हालात ऐसे थे कि इकोनॉमिकली जो है उस ज़माने में भी वो एक कमज़ोर मुल्क था। खेती बाड़ी में काम किया करते थे लोग, और इतने बुरे हालात थे कि जो मालदार लोग हैं उनके पास तो बहुत माल था, और जो गरीब है बेचारे, तो पुरानी तस्वीरें अगर आप देखोगे, क्योंकि मेरे पास उतना टाइम नहीं है उतने डिटेल्स में आप लोगों को जो है ना वीडियो पूरा एडिट करके वो डाउनलोड अपलोड करने के लिए, मैं खाली बोलता रहूँगा, बाद में आप गूगल पे सब देखते रहना कि बैलों की बजाय, जैसे हमारे यहाँ पे गांव खेड़ों में, हमारे बचपन में मैं भी जाता था खेत में, तो मैंने भी देखा हुआ हूँ जब नांगर मारते हैं खेत के अंदर और जब हल चलाते हैं, हल के लिए ख़ास तौर पे बहुत ताकत लगती है, तो क्या करते थे, अड़ोस पड़ोस के ऐसे 5-6 बैल जो है 2-4 किसानों के जमा करके ऐसा 1, 2, 3, 4 ऐसे समझो 8-8 बैल मिलकर जो है ना वो हल को खींचते थे। वो ज़माने में ट्रैक्टर वगैरह का इतना चलन नहीं था, तो वो जो हल होता था उसको इतनी ताकत लगती थी कि उसको 8 बैल एक साथ में मिल के खींचते थे, तब जाके वो हल मारा जाता है खेत के अंदर। अब रशिया के अंदर वो ज़माना ऐसा था कि इंसानों को ऐसा बैलों की जगह पे लगाया जाता था, और वो जो बेचारे इंसान होते थे वो उस तरीक़े से जो है खींचते थे हल को, और फिर जो है खेत के अंदर अनाज बोया जाता था, और इस तरीक़े से वहाँ की इकोनॉमी चलती थी। और जो करोड़पति पैसे वाले लोग हैं वो दिन ब दिन पैसे वाले बनते जा रहे थे। उसी ज़माने के अंदर जर्मनी में कार्ल मार्क्स, आप लोगों ने सुने होंगे ना, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी, और तो कार्ल मार्क्स का नाम तो सुने होंगे आपने। कार्ल मार्क्स ने लोगों को कम्युनिज़्म का एक नज़रिया दिया, और उसने ये कहा कि भाई ये जो कैपिटलिज़म है ये दुनिया को बर्बाद करने वाला है, कि इसके अंदर क्या हो रहा है, कुछ लोग तो करोड़पति, अरबपति, खरबपति बन रहे हैं, और बाकी जो है गरीब, वो गरीब के गरीब रह रहे हैं। बाप गरीब था, बेटा गरीब है, दादा भी गरीब थे, नवासा भी गरीब है, नाना भी गरीब है, यानी पूरी नस्लें जो है वो गुर्बत में ज़िंदगी गुजार रही है। तो उसके ख़िलाफ़ उन्होंने कम्युनिज़्म का एक नज़रिया दिया ताकि दुनिया में सब लोग जो है बराबर रहे, मसावात के दर्जे में रहे। अब रशिया का जैसे मैंने आपको बताया कि 20वीं सदी शुरू हो चुकी थी और वैसे ही हालात थे वहाँ पे। अच्छा, कार्ल मार्क्स ने वो जो नज़रिया दिया था, कार्ल मार्क्स के उस नज़रिया देने के पीछे एक और वजह भी थी, खाली रशिया मसला नहीं था। अब जैसे हम अमेरिका को देखते हैं, देखो इसमें गौर करने वाली बातें ये है कि ये सब लोग क्रिश्चियंस हैं। रशिया के अंदर भी जो है पूरी क्रिश्चियनिटी थी, ऐसे ही अमेरिका, वहाँ पे हुकूमत करने वाले भी सब क्रिश्चियंस थे। लेकिन गौर करने वाली बात है कि जुल्म कितना था, कि उसी अमेरिका के अंदर इतना जुल्म था। ये जो ग़ुलामी है, ग़ुलामी अभी तक थी वहाँ पे, आज से 50, 60, 70 साल पहले तक, यानी सेकेंड वर्ल्ड वॉर के पहले तक अभी तक थी वहाँ ग़ुलामी। ये जो बेचारे जो जितने काले आपको अमेरिका में नज़र आते हैं ना, वो अमेरिका में कहाँ से गए वो काले, क्योंकि अमेरिका जो है वो कालों का मुल्क तो है नहीं, वो तो सब अफ्रीकन हैं। तो ये बेचारे अफ्रीका के जो काले हैं उन लोगों को भर भर के जहाज़ों में भर भर के जो है अमेरिका ले जाते थे, वहाँ पे उनसे गन्नों की खेती कराते थे खेतों में, यानी वो ग़ुलाम ही थे। उनको सिर्फ 2 वक्त का खाना दिया जाता था, और ये वो लोग देते थे जो आज मुसलमानों को कहते हैं कि मुसलमान सबसे ज़्यादा जालिम है, और मुसलमान रेडिकल इस्लामिक टेररिज्म की जो डोनाल्ड ट्रंप बात करता है ना, उसके बाप दादाओं ने इस तरीके से जुल्म किया है वहाँ पे कालों के ऊपर। उनको इस तरह से पूरी ज़िंदगी सिर्फ 2 वक्त का खाना भी और कपड़े भी बराबर नहीं दिए जाते थे। यहाँ तक के बाज़ काले तो ऐसे भी थे बेचारे जो पढ़ लिख के जो है ना हायर एजुकेटेड बने, उनको भी धोखे से उनको भी, एक कहानी मैं पढ़ रहा था कि एक जो काला है बेचारा वो वकील था,
और उसको किसी ने कहा कि भाई फलाने जो किसान हैं, एक गोरे किसान, उनका कुछ मसला है और वो आपसे बात करना चाहते हैं। वो बेचारे को लेकर गए एक कैफेटेरिया में, उसको जो है बेहोशी की दवा पिलाए, गाड़ी में डाल के दूर जंगल में पता नहीं कहाँ लेकर चले गए। और उसके बाद उसको भी गन्ने के खेत में, यानी वो वकील जो एडवोकेट था, 36 साल तक वो खेत के अंदर काम करता रहा। इस तरह का जुल्म और सितम इन कौमों ने किया जो आज ह्यूमन राइट्स के बड़े बड़े ऑफिस खोल के बैठे हुए हैं, मानव अधिकार और जो है हुकूक इंसानी के जो लोग आज ऑफिसेस और बड़ी बड़ी बिल्डिंगें और यूनाइटेड नेशन लेके बैठे हुए हैं ना, ये मैं आपको उनकी रियलिटी बता रहा हूँ। इतना जुल्म था अमेरिका के अंदर, तो ख़ास तौर पे जो पैसे वाले हैं, बस वो पैसे वाले दिन ब दिन आगे बढ़ रहे थे और गरीब से गरीब बदतरीन हो रहा था। और जो काले लोग हैं वो ग़ुलाम, अभी भी उनके ग़ुलाम थे, अभी भी उनकी बांदियाँ थीं। इस तरह के हालात थे अमेरिका के अंदर। फिर आते हैं हम यूके, ब्रिटेन वगैरह पे, तो ये जो यूरोप के मुल्क है, इनकी हालत जो है भेड़ियों की तरह से थी, जो भूखे वुल्फ्स होते हैं, हंग्री वुल्फ्स, यानी जो भूखे भेड़िए होते हैं, उस तरीके से फ्रांस है, जर्मनी है और पुर्तगाल है और इंग्लैंड है, इन लोगों ने दुनिया के बाकी हिस्सों पे कब्जे कर के जो है ना, वो मुल्कों को कैप्चर किए अपने अंडर में। इटली वगैरह वगैरह सारे मुल्कों ने अफ्रीका के मुल्कों पे कब्ज़े, एशिया के मुल्कों के ऊपर कब्ज़े, अपने मुल्क छोड़ के ये मुल्कों पे। और फिर बाकी के जुल्म सितम तो आप जानते ही है कि किस तरह से ये लोग जहाँ पे भी गए उन मुल्कों को पूरी तरह से इन्होंने लूट लिया। तो ये खुद लुटेरे हैं, ये खुद डाकू है, ये खुद दुनिया के सबसे बड़े आतंकवादी और टेररिस्ट है। लेकिन उसके बावजूद आज जो है ये पूरी दुनिया के सबसे महज़ब और मॉडर्न और हायर एजुकेटेड और हुकूक इंसानी और पता नहीं क्या क्या लेके बैठे हुए हैं। तो कार्ल मार्क्स जो है, उन्होंने भी ये जो नज़रिया पेश किया था, वो इसीलिए उन्होंने कहा भाई पूरी दुनिया में ये बदअमनी फैली हुई है पूरी दुनिया के अंदर ये जो बदअमनी फैल गई, कुछ लोग बड़े और बाकी लोग गरीब, और जो पैसे वाले हैं उनके कारखाने चल रहे हैं, उनकी ट्रेनें चल रही है और सब कुछ, और बेचारे गरीब जो है वो एक वक्त के खाने के मोहताज है। तो इसके लिए उन्होंने जो है कम्युनिज़म का नज़रिया पेश किया। और उसी ज़माने के अंदर जो लेनिन है, व्लादिमीर लेनिन, वो रशिया के रहने वाले थे। तो कार्ल मार्क्स का नज़रिया उनके दिल को लग गया। उन्होंने कहा कि नहीं, ये नज़रिया बहुत ज़बरदस्त है, ये नज़रिया हम जो है रशिया के अंदर लागू करेंगे। और रशिया में ऑलरेडी बगावत का माहौल, ये गुर्बत से, फाके से, इफलास से सबसे परेशान आके लोग जो है रोडों पे, रास्तों पे 1917 की क्रांति उसे कहते हैं रिवॉल्यूशन ऑफ 1917। उस ज़माने के अंदर जो है ज़ार को किसी ने गोली मार दी, ज़ार का पूरा ख़ानदान यानी जो रशिया के बादशाह थे वो ये हो गया, ख़त्म हो गया। और उसके बाद पूरे मुल्क का जो कंट्रोल था वो कम्युनिस्ट लोगों के हाथ में आ गया। अब कम्युनिज़म के अंदर भी दो टुकड़े हो चुके थे, लेकिन बहरहाल जो व्लादिमीर लेनिन की जो पार्टी थी उन्होंने पूरे मुल्क को कैप्चर किया। और कैप्चर करने के बाद में व्लादिमीर लेनिन वो दुनिया का पहला इंसान है जिसने ये पूरा निज़ाम बनाया, जो 8 घंटे की ड्यूटी है। जो आज हम 8 घंटे की ड्यूटी करते हैं और हफ्ते में 5 दिन काम करते हैं, ये नज़रिया सबसे पहला व्लादिमीर लेनिन का था। लेनिन ने है इस तरीके से जो है ना, उसने पहले तो पूरे मुल्क का जो कैपिटलिज्म जो था उसको पूरी तरह से डिज़ोल्व कर दिया, ख़त्म कर दिया। और उसने कहा कि पूरे मुल्क की जितनी भी प्रॉपर्टीज़ है, जितने कारखाने हैं, जितने खेत है, जो कुछ भी है वो सब जो है हुकूमत का है, लोगों का कुछ भी नहीं है। जो कुछ भी है वो हुकूमत का है। और बाकी पूरे मुल्क के जो लोग हैं वो हुकूमत के ज़मीनों पे खेती करेंगे और हुकूमत के कारखानों में काम करेंगे। और कारखानों में काम करेंगे तो पहले ऐसा था, जो कैपिटलिज़म का जो ज़माना था, ज़ार के ज़माने में लोग 12-12 घंटे कारखानों में काम करते थे, फिर उनको बराबर से खाना नहीं मिलता था। रशिया में आज भी वो सारी झोपड़पट्टियाँ वगैरह जो है ना, उसके निशानात मौजूद है, जो उस ज़माने में एक एक कमरे के अंदर 10-10, 15-15 लोग रहते थे और किस तरह से जानवरों की तरह से वो लोग ज़िंदगी गुजारते थे। उनको बराबर से खाना नहीं मिलता था, उनके लिए दवाओं का किसी चीज़ का इंतज़ाम नहीं होता था, ये तमाम बातों की वजह से। तो फिर क्या हो गया, व्लादिमीर लेनिन ने जो है अपने ही ज़माने के अंदर फिर उसने ये जो 15 मुल्क है, ये जो 15 मुल्क है ना, सोवियत यूनियन जो बनाई है ये व्लादिमीर लेनिन ने बनाई थी। उसने ये 15 मुल्कों को अपने साथ में लिया। उसने कहा कि देखो, जब अमेरिका यूनाइटेड स्टेट्स हो सकता है तो हम लोग जो है यूनियन क्यों नहीं बना सकते हैं। तो इसके लिए उन्होंने एक यूनियन बनाई। और ये 15 मुल्क पहले अलग अलग मुल्क थे,
ऐसा नहीं है कि ये जो 15 मुल्क है ये वो थे, क्या कहेंगे उसको, यानी ये 15 मुल्क जो है रशिया से ज़बरदस्ती आज़ाद नहीं हुए थे, ये पहले से ही अलग अलग मुल्क ही थे, लेकिन रशिया ने इनको सबको लेकर जो है एक यूनियन बनाया, सोवियत यूनियन। और वो यूनियन बनने के बाद में कहा कि देखो हम सब साथ में मिलकर चलेंगे तो तरक्की करेंगे। तो लेनिन का जो नज़रिया था उसने कार्ल मार्क्स से हटकर भी और कुछ चीज़ों को अपने अंदर उसने ले लिया था, और वो लेने की वजह से इसीलिए वो जो कम्युनिस्ट पार्टी है, आज भी हमारे भारत में भी है, जो माले बोल के आपने सुने होंगे ना, कम्युनिस्ट पार्टी जो इंडिया की है, तो वो जो माले है उसका मतलब ही ये होता मार्क्सवादी लेनिनवादी, दोनों की वादी है वो, यानी दोनों को भी मिला के उन्होंने कम्युनिस्ट पार्टी बनाई हुई है। क्योंकि कार्ल मार्क्स के नज़रियात में फिर लेनिन ने भी अपने कुछ नज़रियात को इंक्लूड किया था। लेकिन अफसोस की बात यह है कि लेनिन जो है अच्छा काम करने जा रहे थे, मुल्क को पूरी तरह से बदल रहे थे, और लेनिन के ज़माने में गरीबी दूर हो रही थी और लोगों के ज़िंदगी में परिवर्तन और चेंज आ रहा था, और लोगों का जो लाइफ स्टाइल है वो बदल रहा था। लेकिन लेनिन भी ज़्यादा दिन ज़िंदा नहीं रह सके, और लेनिन जो है 1924 के अंदर लेनिन की भी मौत हो गई। अब जैसे ही लेनिन की मौत हो गई तो जोसेफ स्टालिन, वो लेनिन के उत्तराधिकारी, लेनिन के जानशीन थे, मुल्क उनके कब्ज़े में आ गया, उनके हाथ में आया। अब जैसे ही जोसेफ स्टालिन के हाथ में आया तो जोसेफ स्टालिन एक जालिम, एक जाबिर, एक इंतहाई दर्जे का जो है ना ख़तरनाक और खूंखार इंसान था। लोगों ने हिटलर को बदनाम किया हुआ है कि हिटलर ने ऐसे कैंप्स बनाए थे और हिटलर ने वैसा किया था और यहूदियों पे, लेकिन मैं आपको बता दूं हिटलर से भी ज़्यादा लोगों की जान जो है वो जोसेफ स्टालिन ने ली थी। 1,70,80,000 लोगों, 1,80,00,000 लोग जो है वो जोसेफ स्टालिन ने अपने ज़माने में मारे हैं। ज़रा सी भी अगर किसी के बारे में खाली शक भी होता कि ये कम्युनिस्ट पार्टी के अगेंस्ट में है तो उसको पकड़ के जो है उन लोगों ने वो जेलें बनाई थी, उसको कुछ नाम दिया गया था, उसके अंदर उनको ले जाते थे और वहाँ लोगों को कत्ल कर देते थे। 1,80,00,000 लोगों की जान ली है जोसेफ स्टालिन ने। और यही जोसेफ स्टालिन ने क्या किया, लोगों को मुल्क के अलग अलग हिस्सों से, मुसलमानों के ऊपर भी बहुत जुल्म सितम जो हुआ रशिया में वो जोसेफ स्टालिन के ज़माने में ही हुआ। वरना आज भी रशिया के अंदर, क्योंकि हम लोग जो है ना, हम रहते हैं इंडिया में, अब हम लोग बयानों में जो रशिया के हालात सुनते हैं ना, बहुत सारे लोग हमको झूठ सुनाते हैं, गलत खबरें, गलत बातें सुनाते हैं। जैसे मैंने आपको बताया रशिया में मुसलमानों की बहुत बड़ी तादाद है। रशिया के अंदर जो ये 12 स्टेट जहाँ पे अपनी हुकूमत चलती है उनमें से कम आधे जो 6 स्टेट है वो मुसलमानों के हैं, जहाँ 80% से ज़्यादा आबादी मुसलमानों की है। दागिस्तान है, तातारिस्तान है, चेचेनिया है, और उसके अलावा जो है और भी कुछ इलाके हैं वहाँ पे जहाँ मुसलमानों की इतनी बड़ी बड़ी आबादियाँ हैं रशिया के अंदर। और माशाअल्लाह एक चीज़ और भी हमारे यहाँ पे झूठ बोला जाता है कि बोले रशिया के अंदर जो है मुसलमान ऐसे है वैसे है और वो दाढ़ी नहीं रख सकते और नमाज नहीं पढ़ सकते। मैं भी अपने बचपन में ऐसे बयान करने वालों की बातें सुनता था ना, तो पचक मैंने देखा हूँ बयान की मजलिसों में बहुत सारे लोग बैठते हैं और बयान करने, अरे पचक क्यों करते होंगे लोग, मेरे आज तक समझ में नहीं आया ये पचक, यानी ऐसा लगता है जैसे वो बयान सुनते ही अब एक इनकलाब खड़ा और बहुत इसके दिल में बात घुस रही है जैसा, और बोलने वाला फेकम फाक कर रहा है, झूठी बातें सुना रहा है कि रशिया में ऐसा होता था वैसा होता था, दाढ़ियाँ काट दी। सब गलत बातें हैं ये। बल्कि आज भी रशिया के अंदर मेरे से बड़ी बड़ी दाढ़ियाँ हैं वहाँ पे लोगों की। मैंने जैसे आपको बताया ना, मैंने सफ़र कैंसिल किया सिर्फ मेरी तबीयत की वजह से, नहीं तो मैं आज रशिया में ही रहता था। मुझे वापस आना पड़ा यूएई से सिर्फ मेरे तबीयत की वजह से। तो खैर मुझे वहाँ के हालात जो है ना, क्या होता है, एक तो सुनी सुनाई बातें कुछ भी अपना यहाँ सुनाते रहते बेचारे अपने गौर गरीब लोग। इन्होंने कभी ज़िंदगी में अपने ज़िले से बाहर का ज़िला नहीं मालूम, महल्ले के बाहर का महल्ला नहीं मालूम। खैर टॉपिक हमारा यही चल रहा था कि जोसेफ स्टालिन ने क्या किया अपने ज़माने में, उसने जो जुल्म किया वो अलग टाइप का जुल्म था। उसका जुल्म किस तरीके का था कि उसने मुल्क की जो आबादियां हैं ना उनको उठा के, इधर की आबादी को उधर की आबादी, यानी उसने क्या किया कि जहां जो कम्युनिटी के लोग रहते थे उनको लाके उसी जगह पे आबाद किया। जैसे अभी अपने भारत के अंदर हमारे महल्ले होते हैं, बाज़ जगह पे ऐसा भी होता है कि भाई आधी आबादी मुसलमानों की है, फिर हमारे कुछ दूसरे समाज के लोगों के घर होते हैं, बहुत से महल्लों में, बहुत से इसमें जोसेफ स्टालिन ने वहाँ से उठा के हर
समाज के लोगों को उठाया और उनको उनके एक एक जगहों पे ले जाके उसने आबाद कराया, यानी आबादियों को इस तरीके से, ताकि जो है मुल्क के अंदर बगावत का माहौल ना पैदा हो और मुल्क के हालात जो है ना वो काबू में रहे, कंट्रोल के अंदर रहे। इस तरीके का उसने पूरा निज़ाम बनाया था जोसेफ स्टालिन ने। तो बहरहाल उसके ज़माने में ये जो लोग मारे जाते थे, तो ये भी हमने याद रखना चाहिए कि वो बागी लोग होते थे। जिसने भी कम्युनिस्ट पार्टी के ख़िलाफ़ में, बाकी अगर आप कम्युनिस्ट पार्टी के ख़िलाफ़ नहीं हैं, आपको पूरी आज़ादी है, कोई मसला नहीं था वहाँ पे भी। तो मेन मसला असल में ये था। तो जोसेफ स्टालिन का जो ज़माना गुजरा है 1955 या 56 के अंदर जो है जोसेफ स्टालिन की मौत हो गई। तो जोसेफ स्टालिन जो है ना, उसकी जो मौत हुई, तो उस वक्त में जोसेफ स्टालिन की जब मौत हुई, उस वक्त तक रशिया के अंदर ऐसा ही माहौल रहा, इसी तरह के हालात। 1953 में 5 मार्च 1953 जोसेफ स्टालिन की जब मौत हो गई, तो उसकी मौत होने के बाद में, जोसेफ स्टालिन की मौत के बाद में फिर क्या हो गया, उसके बाद में फिर जो रशिया के हालात थे, तो फिर रशिया के जो हालात है वो थोड़े से, उसके बाद में आने वाले जो सदर थे उन लोगों ने थोड़ा सा रशिया के मसले को काबू में रखा, और उन लोगों के रशिया के मसले को काबू में रखने के बाद में मुल्क की जो इकोनॉमी है वो थोड़ी सी बदलने लगी, मुल्क के हालात बदलने लगे। और उसके बाद अमेरिका और रशिया के बीच में, क्योंकि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद में ही अमेरिका और रशिया के बीच में कोल्ड वॉर शुरू हो गया। अब कोल्ड वॉर के ज़माने में क्या हो गया कि तू बड़ा या मैं बड़ा। तो असल पूरे कहानी और किस्से और ये पूरी जो मैं आपको सुना रहा हूँ, उसका मेन मुद्दा यही है कि बाद के जो सदर आए ना, हम बड़े या अमेरिका बड़ा, वो चक्कर के अंदर उन्होंने पूरे मुल्क की इकोनॉमी को गारत कर दी है, सिर्फ दूसरों को बताने के चक्कर में। जैसे हमारे यहाँ पे भी, भले घर में खाने को जवारी बाजरी ना हो मगर मेरे पास में बुलेट होना चाहिए, क्यों, मोहल्ले वालों को बताने का है ना। ये थिंकिंग रशिया की थी। भले खाने को जवारी बाजरी नहीं है मगर अमेरिका को बताना है। तो चांद पे भी जो सबसे पहला इंसान गया था वो रशिया का ही था। हम लोग जो है आज तक ये सुनते आते हैं नील आर्मस्ट्रॉन्ग जो है सबसे पहला कदम चांद पे उसने रखा, मगर सबसे पहला जो सैटेलाइट चांद के ऊपर जो गया था, वो सबसे पहला सैटेलाइट भी रशिया ने भेजा था, सबसे पहला इंसान भी रशिया ने ही भेजा था चांद के ऊपर। तो रशिया जो है, क्योंकि उसको अमेरिका को बताना था हम तुम्हारे से आगे। अमेरिका ने एक परमाणु बम का वो किया, परीक्षण किया, तो इन्होंने 10 के कर दिए, बोले हम तुम्हारे से आगे। वो हम तुम्हारे से आगे के चक्कर में होते होते रशिया पूरी तरह से बर्बाद हो गया, पूरी तरह से कल्लाश हो गया, मुल्क के ख़जाने खाली हो गए। खाली अमेरिका को दिखाने के लिए वियतनाम वार जो है, वो वियतनाम खाली नाम है, बस वियतनाम के अंदर असली जो लड़ाई थी वो जो है रशिया और अमेरिका के बीच में थी। वियतनाम के साथ में जो है पूरा का पूरा चाइना और रशिया दोनों खड़े हुए थे, और अमेरिका को उन्होंने पूरी तरह से धूल चटा दी है वहाँ पे। फिर अफ़गानिस्तान वार जो हुआ वो भी अमेरिका और रशिया के बीच में हुआ, क्योंकि जो मुजाहिदीन थे उनको पूरी तरह से अमेरिका ने सपोर्ट किया, और मुजाहिदीन को पूरे हथियार और हर चीज़ जो है वो अमेरिका की तरफ से जो है प्रोवाइड की जाती थी रशिया को ख़त्म करने के लिए। तकरीबन जो है ना, अफ़गानिस्तान के अंदर भी जो वॉर हुई उसके अंदर भी अगर हम देखेंगे तो रशिया ने जो है कब्रिस्तान बना दिया था। रशिया के सिपाहियों का जो अफ़गानिस्तान है उसको रशिया के सिपाहियों का कब्रिस्तान बना दिया गया था। देखो वो जो जंग भी है, तकरीबन 10 साल तक वो जंग अफ़गानिस्तान और रशिया के बीच में चलती रही, और उसके पूरे फिगर्स अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो देखो यहाँ विकिपीडिया है मेरे सामने, और उसके अंदर बता रहा है कि उस पूरी वॉर के अंदर जो मरने वाले लोग हैं, यानी रशिया की तरफ से जो लोग मरे थे, तकरीबन जो है रशिया के जो लोग हैं, रशिया के देखिए यहाँ पे डेड फ्रॉम, हाँ, जो रशिया के मरने वाले हैं तकरीबन 15,000 से ज़्यादा जो रशियंस है वो उसके अंदर मारे गए। 53,000 से ज़्यादा जो है वो उसमें ज़ख्मी हो गए, और हज़ारों ऐसे थे जो मिस हो गए, जो अभी तक मिले नहीं। उसके अलावा 500 से ज़्यादा एयरक्राफ्ट और 350 से ज़्यादा हेलीकॉप्टर्स और 150 से ज़्यादा टैंक्स और 1300 से ज़्यादा जो है APC IFV और इसी तरह से 450 जो है दूसरे गन्स और क्या क्या, इसी तरह से 11,500 जो है वो उसके जो टैंकर होते हैं, जो टैंकर रन गाड़े, और इसी तरह से उनके जो ये थे
इसी तरह से 26,000 जो है ना उससे ज़्यादा जो मारे गए उसके अंदर रशियंस। तो रशिया को पूरी तरह से अफ़गान वॉर ने भी बर्बाद कर दिया। इसीलिए उसके सिर्फ 2 साल के बाद में ही रशिया पूरी तरह से टूट गया, ख़त्म ही हो गया रशिया। तो रशिया फिर 1991 में ये सारे मुल्कों ने, जब गोर्बाचोफ रशिया के वो बने, प्रेसिडेंट बने, तो उन्होंने कहा भाई हम बाकी लोगों को आज़ादी देंगे। जैसी आज़ादी मिली तो ये 15 मुल्क जो थे इनके अंदर बगावत शुरू हो गई। इन मुल्कों ने जो है धड़ल्ले से लिखना शुरू किया, भाई हमको आज़ादी दो, हमको रशिया के साथ में नहीं रहना है। तो सबसे पहले ये 3 मुल्क आज़ाद हुए, लेत्विया, इस्टोनिया और ये 3 मुल्क जो है ना ये आजू बाजू के ही 3 मुल्क हैं। तो ये तीनों मुल्क आज़ाद इसलिए हुए क्योंकि ये तीनों मुल्क पहले आज़ाद ही थे, लेकिन सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पे इसको ज़बरदस्ती अपने कब्ज़े में लिया गया था। ये 3 मुल्क जो है आज़ाद जब हो गए, उसके बाद में बाकी के बचे हुए जो 12 मुल्क है उसमें यूक्रेन भी था, उसमें बेलारूस भी था, फिर उसमें ये हमारे सारे मुल्क है, आर्मेनिया, अज़रबैजान है, उज़्बेकिस्तान, अफ़गानिस्तान, तुर्कमेनिस्तान। ये अफ़गानिस्तान तो पहले से अलग था, तुर्कमेनिस्तान, उज़्बेकिस्तान, किर्गिज़िस्तान, कज़ाकिस्तान और ताजिकिस्तान वगैरह वगैरह सारे मुल्क। फिर उसके बाद में 8 दिसंबर 1991 को ये 3 मुल्क लेथविया, इस्टोनिया, लेथुविनिया, ये 3 मुल्क पहले आज़ाद हुए। और उसके बाद में 26 दिसंबर 1991 को फिर ये बाकी के भी सारे मुल्क आज़ाद हो गए, यानी सारे मुल्कों को अलग अलग दर्जा मिला और जो सोवियत यूनियन थी उसके टुकड़े टुकड़े हो गए। लेकिन उसके बाद में भी इतने हालात के बावजूद भी रशिया के इतने बुरे हालात हो गए थे यानी व्लादिमीर पुतिन के आने तक, कि रशिया हमारे से भी ज़्यादा गुर्बत के हालात की ज़िंदगी, यानी लोग रशिया में रोटियों को परेशान थे उस ज़माने के अंदर। मुझे एक बात याद आती है, हमारे मौलाना यूनुस साहब रहमतुल्लाह अलैह के सामने बैठ के मैंने ये सुना था। हमारे मौलाना ने, ये बात है 1996 की, और मैं चिल्ले की जमात में चल रहा था बम्बई में, और मौलाना की भी उस वक्त में बम्बई के अंदर ही थे, मेरे ख्याल से खार मरकज़ के अंदर हफ्तेवारी इज्तिमा में मौलाना ने ये बात बोले थे और मैं सामने बैठा हुआ था। मौलाना ने कहा था, देखो आज से 70-80 साल पहले एक आवाज़ लगी थी, जो आवाज़ थी हज़रत मौलाना इलियास साहब रहमतुल्लाह अलैह की, कि मुल्क व माल से कुछ नहीं होगा, जो कुछ भी होगा एक अल्लाह से होगा। आवाज़ कमज़ोर थी, लेकिन अल्लाह ने हज़रत मौलाना इलियास साहब रहमतुल्लाह अलैह की आवाज़ को पूरी दुनिया में, दुनिया के चप्पे चप्पे में, दुनिया के कोने कोने में पहुँचा के रहा। और आज मौलाना इलियास साहब रहमतुल्लाह अलैह की आवाज़ पूरी दुनिया में पहुंची हुई है। आज पूरी दुनिया के अंदर ये दावत की मेहनत चल रही है। ऐसे ही उसी ज़माने के अंदर एक और आवाज़ लगी थी, वो आवाज़ थी जोसेफ स्टालिन। मैंने कहा ना कि 24 में जो है लेनिन मर गया था, लेनिन के मरने के बाद में स्टालिन ने ज़्यादा जुल्म किया, और उसकी आवाज़ क्या थी कि खुदा से कुछ नहीं होगा, जो कुछ भी होगा वो चीज़ों से होगा, मुल्क व माल से होगा, कारखानों से होगा, और जो कुछ भी होगा वो ताकत से होगा। मौलाना बोलते थे, बोले देखो जिसने ये आवाज़ लगाया था चीज़ों से होगा, मुल्क व माल से होगा, आज हम देख रहे हैं वो मुल्क रोटियों को मोहताज है। बिल्कुल सही बात थी। आज वहाँ पे जो है, यानी जिन्होंने ये कहा खुदा से नहीं होगा, उनका मुल्क पूरी तरह से बर्बाद हो गया, टुकड़े टुकड़े हो गए, पूरी यूनियन टूट गई उनकी। और मौलाना इलियास साहब ने कहा था कि चीज़ों से कुछ नहीं होगा, एक अल्लाह से होगा। आज अल्लाह ने उनकी बात को हम देख रहे हैं अपनी आँखों से। अभी मैं गुजरात के सफ़र पे था, असल में मैंने बताया आपको मेरी तबीयत ठीक नहीं है, वरना गुजरात के सफ़र की कारगुजारी बाकी है, जिसमें हमारे बम्बई के एक साथी भी मेरे साथ में थे। उन्होंने बताए कि 2700 उलामा आज की तारीख़ में साल में अल्लाह के रास्ते में चल रहे हैं। 2700 उलामा, तो आप सोच सकते हैं कि 2700 जब उलामा चल रहे हैं तो आम लोग कितने चल रहे होंगे। ये हल है, ये खुदा का निज़ाम है, ये अल्लाह का निज़ाम है ये। खैर, तो उसके बाद में अब जब पुतिन का ज़माना आया तो रशिया थोड़ा सा बिल्डअप होने लगा, तो पुतिन ने 2014 में क्रीमिया पे कब्ज़ा कर लिए, तो उसको G8 में से निकाल दिया गया, और इसी तरह से बहुत सारी पाबंदियां लगाई गई। उसके बाद अब जो ज़बरदस्ती यानी रशिया अपने माजी से इबरत हासिल करने को तैयार नहीं है। और मैं आपको ये कहता हूँ गारंटीड कि इंशाअल्लाह अब अगर समझो रशिया टूटा तो ये जितने भी 8 मुल्क है, 8 मुल्क जैसे दागिस्तान है, तातारिस्तान है, चेचेनिया है, और ये सारे मुल्क जो 12 मुल्क है, ये 12 क्या 12 मुल्क जो है ना, अब इंशाअल्लाह ये भी आज़ाद होंगे। क्योंकि मैं वहीं दागिस्तान ही जाने वाला था रशिया के वीज़ा पे,
इंशाअल्लाह हो सकता अल्लाह ताला ने जो है, मैं अभी मेरी तबीयत की वजह से नहीं गया, लेकिन अब आइंदा जो है कभी मुझे मेरा अगला जो सफ़र रहेगा, बजाय रशिया के वीज़ा पे हम डायरेक्ट दागिस्तान के वीज़ा पे सफ़र करेंगे इंशाअल्लाह, कोई मसला नहीं है। तो मैं बस अल्लाह ताला से यही दुआ करता हूँ कि ये पूरा वाक़या जो मैंने आपको सुनाया है, अल्लाह ताला इससे हम तमाम को इबरत हासिल करने वाला बनाए, और अल्लाह तबारक व ताला हम तमाम को इस चीज़ का फ़हम और बसीरत अता फ़रमाए कि देखो जो कुछ भी होता है एक अल्लाह के करने से होता है, करने धरने वाली ज़ात एक अल्लाह की है। और इसी तरह से दूसरी इबरत हमको ये हासिल करने वाला बनाए कि इंसान ने अपनी औकात में रहना चाहिए, ना कि दुनिया को बताने के चक्कर में जो है अपने आप को बर्बाद करना चाहिए। और तीसरी चीज़ जो मैंने बताया कि खाली मुसलमानों को बदनाम किया जाता है कि ये ऐसे है और वैसे है, जबकि सबसे ज़्यादा जालिम वो लोग हैं जो आज अमन के आलम बरदार बन के बैठे हैं। बस अल्लाह हमको इसकी समझ और इसका फ़हम और इसकी बसीरत अता फ़रमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आखिर में दुआओं की दरख्वास्त है, मेरी सेहत के लिए भी आप लोग दुआ फरमाएँ।